गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। मैं त्रिपाली तक्षशिला स्कूल की शिक्षिका आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, हमने पिछली 2 वीडियो क्लासेस में क्या पढ़ा? समास। समास कहते किसे हैं, उसके कितने भेद होते हैं, और उनमें से भी हमने क्या किया? अव्ययभाव समास और द्विगु समास का अध्ययन किया। तो बच्चों, एक बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तैयार हैं आप? तो समास कहते किसे हैं? परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, उस नए शब्द को बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। और जो नया शब्द बनकर आता है बच्चों, वो क्या होता है? समस्त पद। और फिर से पहले वाले रूप में लिख देना, उसके टुकड़े करके लिख देना, उस समस्त पद को अलग अलग करके लिख देना, विग्रह कहलाता है। जो पहला पद होता है शब्द का, जो नया शब्द बनता है, उसका जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। हमने और क्या पढ़ा था बच्चों? कितने भेद होते हैं इसके? 6। कौन कौन से भेद हैं? सबसे पहले अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। हमने किसका अध्ययन कर लिया बच्चों? अव्ययभाव समास और द्विगु समास। अव्ययभाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और वह क्या होता है? अव्यय होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास। और जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और समूह का बोध करवाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? द्विगु समास। तो आज हम अध्ययन करेंगे द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास क्या होता है? तो ध्यान से बच्चों, सभी ध्यान से सुनेंगे, और इसके जो उदाहरण हैं, जो दिए जाएंगे आपको अभ्यास के लिए, उन्हें स्वयं ही करने का प्रयास करेंगे। तो द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। अव्ययभाव समास में हमने क्या पढ़ा? जिसका पहला होता है। परंतु द्वंद्व समास में क्या होते हैं? जिसके दोनों पद ही प्रधान होते हैं। और दोनों पदों को किससे जोड़ा जाता है बच्चों? और, तथा, या, अथवा, इन योजक शब्दों के द्वारा इन दोनों पदों को जोड़ा जाता है। मतलब दोनों ही पदों पर बराबर बल दिया जाता है। जैसे मैं कहूं, ये देखिए उदाहरण है आपके, माता पिता। माता और पिता दोनों प्रधान हैं, दोनों पर बल दिया जा रहा है। तो इसलिए इनको जोड़ने के लिए कौन से योजक शब्द का प्रयोग होगा? अगर हम विग्रह करते हैं तो और का, माता और पिता। राम लक्ष्मण, तो क्या बनेगा? राम और लक्ष्मण। नर नारी, नर और नारी। लाभ हानि, या तो लाभ हो सकती है बेटा, या हानि हो सकती है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? या। लाभ या हानि। तो क्या हुआ ये हमारा द्वंद्व समास? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ये भी प्रधान है, ये भी प्रधान है। प्रधान मैंने बच्चों आपको क्या बताया था? जिस पर बल दिया जाता है विशेष। तो इन दोनों पदों पर ही विशेष बल है, तो इसलिए ये दोनों ही प्रधान हैं। जैसे हम कहीं दाल रोटी, दाल और रोटी, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अन्न जल, अन्न और जल, ये सभी क्या हैं? बराबर। मतलब इन दोनों को ही प्रधान गिना जाता है। तो जब दोनों पद ही प्रधान होते हैं तो वो द्वंद्व समास होता है। जैसे राम लक्ष्मण, अब इसके लिए विग्रह करेंगे तो उन दोनों शब्दों को कौन सा योजक शब्द जोड़ेगा बेटा? और। राम और लक्ष्मण। नर नारी, नर और नारी। लाभ हानि, लाभ या हानि। आया बच्चों समझ में? सभी को समझ में आ गया अच्छी तरह से? अब हम चलते हैं अगले पर। अब है हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा है बच्चों? बहुव्रीहि समास।
ध्यान से देखें, सभी के सभी कौन सा समास का वर्णन कर रही हूँ बच्चों? मैं बहुव्रीहि समास का। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई अन्य पद प्रधान होता है। कौन होता है प्रधान? अन्य पद प्रधान होता है। देखिए फिर से समझिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, न पहला प्रधान होता है न दूसरा, अर्थात न पूर्व न उत्तर। कौन सा पद प्रधान होता है? कोई अन्य। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे मैंने लिखा नीलकंठ। अगर बच्चों मैं कहती हूँ, इसका विग्रह करती हूँ, नीला है कंठ जिसका, क्या लिखती हूँ? नीला है कंठ जिसका। इसका मतलब कौन है वो जिसका कंठ नीला है? शिव। कौन है? शिव जी भगवान। तो उन्हें हम किस नाम से पुकारते हैं? नीलकंठ। इसका मतलब ना नीला हमारा हुआ प्रधान, न कंठ हुआ प्रधान। कौन हुआ? जो ये समस्त पद बन गया, इससे क्या हो गया? ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? किसी तीसरे की तरफ। ना तो पहला ना दूसरा। कौन प्रधान हो गया? अन्य पद प्रधान हो गया। ऐसे कहते हैं बेटा, जब ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा, कोई इससे समस्त पद बनने से कोई तीसरा प्रधान हो जाता है, तो उसे अन्य पद प्रधान कहते हैं। आई बच्चों समझ में? तो जिस समास का ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा, अर्थात दोनों पद अप्रधान होते हैं, और कोई अन्य पद प्रधान होता है, जैसे मैंने उदाहरण में अभी भी बताया आपको, नीला है कंठ जिसका, तो किसका है बेटा? शिव का। तो हमें लिखना होगा कि वो तीसरा कौन है जो अन्य पद है, जो प्रधान है। मैं कहती हूं पीतांबर, तो आप क्या लिखेंगे? पीला है अंबर जिसका। किसका है बच्चों पीला अंबर? आपको पता है पीला है अंबर जिसका। अंबर क्या होता है? वस्त्र। पीले वस्त्र किसके हैं? किसको हम पीतांबर बोलते हैं? हम बोलते हैं विष्णु भगवान को। तो इसका मतलब ना पीतांबर में ना तो पीला हमारा हुआ प्रधान, ना ही अंबर। कौन हुआ? विष्णु। तो हमने क्या कहा? पीला है अंबर जिसका, या पीले हैं अंबर जिसके। तो आप बच्चे क्या करोगे? पीला है अंबर जिसका, या पीला है अंबर जिसका लिख सकते हैं, या पीले हैं अंबर जिसके। आपकी मर्जी है जो आप लिखना चाहें। तो विष्णु भगवान के लिए हो गया। तो इसका मतलब ना इसमें ये प्रधान है पहला, ना दूसरा। कौन है? कोई अन्य पद प्रधान है। तो इसी तरह बच्चों दशानन, मैंने आपको दशानन का बताया था। दशानन का क्या बताया था बच्चों? कि अगर संख्यावाची है तो किसमें आ गया? अब इसको ध्यान से समझ लें। आप कहोगे ये तो रावण के लिए भी आता है, बिल्कुल आता है, पर ये संख्यावाची भी है। बेटे ये हमारा समास का जो नाम है वो हमारे विग्रह पर निर्भर करता है। जैसे दशानन, अगर मैं कहती हूँ 10 हैं आनन जिसके, तो बहुव्रीहि समास हो गया। अगर मैं कहती हूँ 10 आननों का समूह, तो ये द्विगु समास हो गया। तो किस पर निर्भर करता है? हमारे विग्रह पर। अगर ये बहुव्रीहि समास बनाना हो तो 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके। इसका मतलब कौन सा हो गया बच्चों? किसके लिए प्रयोग होता है दशानन शब्द? रावण के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? रावण। तो ना तो पहला पद प्रधान हुआ इसमें, ना दूसरा। कौन हुआ? रावण। तो ये कौन सा समास हो गया हमारा? बहुव्रीहि समास। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं
कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। हमने पढ़ा नीलकंठ, पीताम्बर, दशानन, चतुर्भुज, लंबोदर, गजानन, बहुत सारे शब्द हैं बच्चों। हम लंबोदर कहते हैं, लंबा है उदर जिसका, किसके लिए प्रयोग करते हैं, गणेश जी के लिए। तो इसका मतलब ना लंबा प्रधान है ना ही उदर प्रधान है। तो लंबोदर किसके लिए आ गया बेटा, गणेश जी के लिए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास में हमें जरूर लिखना होता है ब्रैकेट में कि हम ये तीसरा पद कौन है जिसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको बहुव्रीहि समास भी समझ में आ गया होगा। आ गया सभी को, आगे चलें। अगर तो बच्चों आज हमने पढ़ा द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो फिर से एक बार इसको दोहराते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इसे ध्यान से पढ़ें, इनके उदाहरणों को दोहराएं और उसके बाद अगली वीडियो क्लास में मैं आपको तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास करवाऊंगी, जिससे हमारे 6 के 6 समास हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।